नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू कॉन्सेप्ट व्हिच इज फ्रिक्शन। सबसे पहले आप ये यहाँ पे समझेंगे कि फ्रिक्शन होता क्या, व्हाट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज टाइप्स ऑफ फोर्स which comes into play when there is relative motion between two body। मीन्स अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड करना चाहे, अगर रिलेटिव मोशन हो, देन दैट केस फ्रिक्शन कम्स, वहां पे फ्रिक्शन आता है आपका। कुछ बुक्स में लिखे होते हैं जूनियर क्लासेज में कि फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, बट ये कॉन्सेप्ट गलत है आपका। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर यूनिट की बात करें तो फ्रिक्शन एक फोर्स है, सो यूनिट इज न्यूटन एंड इट्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू रिलेटिव मोशन। अगर मैं यहाँ पे एक ब्लॉक ले लूं, इस ब्लॉक का इस पे आप फोर्स आगे की तरफ अप्लाई कर रहे हो और वेलोसिटी भी आगे की तरफ है, देन फ्रिक्शन आपके यहाँ कॉन्टेक्ट सरफेस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर इस बॉडी पे आप अपने फोर्स भी आगे की तरफ लगाया और मोशन भी आगे की तरफ है, देन हमारा फ्रिक्शन पीछे की तरफ होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। मींस ये बात है आप हमेशा ध्यान रखना कि फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ना कि मोशन को अपोज करता है। आगे मैं आपको एक साइकिल का कैसे समझाऊंगा कि साइकिल के पीछे वाले व्हील्स पे कहाँ लगते हैं फ्रिक्शन और आगे वाले पे कहाँ लगते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें, there are two types of friction, one is static, another is kinetic। फर्दर हम काइनेटिक में दो टाइप्स के पढ़ेंगे, एक रोलिंग एंड द सेकंड वन इज स्लाइडिंग। वन मोर क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन प्रेजेंट क्यों होता है किसी दो बॉडी कॉन्टेक्ट सरफेस पे, जब रिलेटिव मोशन हो तो फ्रिक्शन वहां पे क्यों आता है। तो इसका कांसेप्ट ये है आपका कि फ्रिक्शन इज ड्यू टू एटॉमिक फोर्स बिटवीन टू कॉन्टेक्ट सरफेस। ये दो कॉन्टेक्ट सरफेस है, ये एक दूसरे के साथ एटॉमिक फोर्स लगा रहे हैं, मॉलिक्यूलर फोर्स लगा रहे हैं, जिसके कारण से आप अगर आप दो कॉन्टेक्ट सरफेस को देखना चाहो तो आपको देखने में दो कॉन्टेक्ट सरफेस ऐसे दिखते हैं, बट ये एक्चुअल में अगर आप माइक्रोस्कोप से देखो तो लाइक दिस आपको ऐसा दिखेगा, इरेगुलरिटी अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे। और ये इरेगुलरिटी होते हैं, मींस जो इनका आपको एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट दिखता है उससे इनका एरिया ऑफ कांटेक्ट काफी कम होता है। और आपको भी पता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एंड व्हेन एरिया ऑफ कांटेक्ट विल बी लेस प्रेशर विल बी हाई। तो यहाँ पे हाई प्रेशर लगता है और इसको आप स्लाइड करते हो तो यही प्रेशर एनर्जी आपका प्रेशर बॉन्ड्स वगैरह का फॉर्मेशन में और ये आपका हीट के रूप में रिलीज होता है। तो आप कहते हो कि अगर आपका कार काफी दूर से चल के आया तो आप देखते हो उसके व्हील्स काफी हॉट होते हैं, उनके टायर काफी हॉट होते हैं। तो यहाँ पे यही कॉज है आपका कि एरिया ऑफ कांटेक्ट काफी कम होता है एक्चुअल में अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, एंड दिस इरेगुलरिटी इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे इरेगुलर सरफेस होता है, आपको देखने में ऐसा लग रहा होता है। तो दिस इज द एक्चुअल ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन। नाउ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फर्स्ट वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड सेकंड वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन ये वो मैक्सिमम फ्रिक्शन है जो आप बॉडी को स्टार्ट करना चाहते हो मोशन, तो जस्ट उससे पहले तक लगता है। मींस अ बॉडी जस्ट गोइंग टू स्टार्ट स्लाइड, उससे पहले का जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन। आपने इस पे फोर्स लगा के एफ करना स्टार्ट करा, सपोज ये 10 किलोग्राम का मास है, आपने इस पे 2 न्यूटन लगाया, ये मूव ना करा, 3 न्यूटन लगाया फिर भी मूव नहीं करा, 5 न्यूटन लगाया अब ये मूव करने लगा, तो वो पॉइंट वो फ्रिक्शन हाईएस्ट फ्रिक्शन जिसके बाद वो जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, वो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्लियर। तो सेकंड वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, अगर मैं आपके साइकिल की बात करूं तो जब आप साइकिल चलाना स्टार्ट करते हो तो आपको अधिक फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपका स्टैटिक फ्रिक्शन काफी हाई होता है। जब आपका साइकिल चलने लगे तब आप इजीली चलाते रहते हो इसको। अगर मैं बाइक का केस डिस्कस करूं, आप जब गाड़ी स्टार्ट करते हो 1 नंबर गियर लगाते हो, फिर आप 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर आगे लगाते जाते हो। मींस 1 नंबर मुझे क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि हमें वहां पे ज्यादा पावर चाहिए एनर्जी को, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा है वहां पे, है ना। तो ऑलवेज यहाँ पे आप ये बातें ध्यान रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन को अगर मैं एफ से डिनोट करूं तो एफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ के। मींस स्टैटिक फ्रिक्शन आपका अधिक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। अगर आप काइनेटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन नोट करना चाहते हो, द फ्रिक्शन दैट एक्ट्स ड्यूरिंग द मोशन ऑफ अ बॉडी। मींस आपका साइकिल जब रनिंग कंडीशन में है, आपका कार जब रनिंग कंडीशन में है, उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उसके व्हील्स पे, वो है आपके काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे अगर आपको अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन ग्राफ में ड्रॉ करूं, दिस इज द अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन का ग्राफ, तो आपको पहले ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा,
फोर्स बढ़ते जाएगा आपका। आफ्टर दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, दिस पॉइंट इज limiting friction and this is the your force, applied force versus friction graph for kinetic or static friction. These are the types of friction and friction. You understand what is the origin of friction, why friction comes between two contact surface. So now we are going to discuss laws of friction. जैसा कि हमने पढ़ा अभी टू टाइप्स की फ्रिक्शन, द फर्स्ट वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन एंड द सेकंड वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन। नाउ लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हम यहाँ पे फोर लॉज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। द फर्स्ट वन इज राइट डाउन द लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, मीन्स ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। The second one is the limiting friction or static friction depends on types of nature of material, nature of contact surface. Means दो contact surface polished हैं, oily हैं, greased हैं, कैसा है इस पे डिपेंड करता है। अगर आपका स्लिपरी, आप कहते हो स्लिपरी सरफेस है, मीन्स वहां पे आपके पॉलिश्ड होते हैं सरफेस। तो फर्स्ट टॉपिक इज डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, सेकेंड इज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, थर्ड वन इज इफ you applied force like this and motion takes place in this direction, then the friction force acts tangential to the surface and opposite to relative motion. This is the third point. And fourth point is this friction will be directly proportional to normal reaction if this is the weight, this is the m w equal to mg and this will be the normal reaction. मैंने आपको पढ़ाया था कि normal reaction डायरेक्टली आपके कॉन्टैक्ट सरफेस के 90 डिग्री एंगल पे होता है। तो यहां से आप कह सकते हो कि फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को म्यू एस से चेंज कर सकते हैं और यहां से हमारा म्यू एस इक्वल टू एफ लिमिटिंग अपॉन आर। दिस म्यू एस इज कॉल्ड coefficient of static friction. This was the four laws in limiting friction. Now laws of kinetic friction. Kinetic friction में मैंने बताया था कि ये फ्रिक्शन तब आता है जब मूव कर रहा हो एक ऑब्जेक्ट। ये आपका जब मूव करने तक, मतलब मूव करने से जस्ट पहले तक फ्रिक्शन था आपका, वो था लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन। तो लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन भी आपका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करता, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस पे डिपेंड करता है। थर्ड कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट है कि ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, बट वहां पे वेलोसिटी ना ही टू लार्ज होनी चाहिए ना ही टू स्मॉल होनी चाहिए, तो वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड किस पे करता है ये, तो ये इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। एंड यहां से आप कह सकते हो F इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को म्यू के से चेंज करेंगे, म्यू के आर, एंड फ्रॉम हियर म्यू के इक्वल टू F kinetic upon R. Here mu k is coefficient of म्यू के की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में लाई करता है और मैंने आपको बताया था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है हमारा म्यू एस, ये ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के होता है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बारे में जहां तक बात है, तो नॉर्मल रिएक्शन अगर आपको ये ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पे दे दिया जाए कि लाइक दिस, यहाँ पे है एक बॉडी, तो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लगेगा। अगर ये नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा हो तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ रहेगा आपका। अगर ये डाउनवर्ड की तरफ, इसकी वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन की बात कर ले आप, और इधर की तरफ एक्सेलरेशन है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कोई बॉडी जो अपवर्ड की तरफ जा रहा है, मींस इसका एक्सेलरेशन दिस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, फोर्स आपने इधर लगाया हुआ है, तो अगर ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, इन दिस केस फ्रिक्शन विल बी लाइक दिस, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, मींस डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन विल बी ऑलवेज अपोजिट टू रिलेटिव मोशन। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आगे आ जाते हैं एग्जाम्स वगैरह में, यहाँ पे कोई ब्लॉक रिसाइड कर रहा है, हम कितना मिनिमम फोर्स लगाए कि ये जस्ट मूव करने लगे,
तो देखो जब आपने F कोई फोर्स नहीं लगाया उस टाइम ये नीचे की तरफ आना चाह रहा होगा, और जब ये नीचे की तरफ आना चाह रहा होगा इन दैट केस फ्रिक्शन विल बी अपवर्ड। अब अगर आप अपने इसको खींचना स्टार्ट करा, ऊपर की तरफ पुल करना स्टार्ट करा, तो अब इसकी टेंडेंसी आगे की तरफ मूव करने का हो गया, एंड इन दैट केस द डायरेक्शन विल बी चेंज्ड एंड दिस विल बी लाइक दिस। मींस जब ये मूव करने लगे आगे की तरफ तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन पीछे हो जाता है, और सिंपल ये रखा हुआ है नीचे की तरफ स्टार्ट करना चाहता है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये होता है। मींस हमेशा आपको फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेक करने के लिए रिलेटिव मोशन को देखना होगा, किस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन। Now we are going to discuss two main concepts, which is angle of friction and angle of repose. The first one is angle of friction. This is the angle theta which makes the resultant of Fs max and R with R. Means ये friction, limiting friction और normal reaction का resultant जो normal reaction के साथ angle बनाए इसे हम कहते हैं angle of friction. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अप्लाइड फोर्स के जस्ट अपोजिट में रिलेटिव मोशन के अप्लाइड फोर्स है, मींस मोशन आपका इस डायरेक्शन में हमने माना हुआ है, तो जस्ट इसके अपोजिट में आपका एफएस मैक्स लगेगा, फ्रिक्शन रहेगा। नॉर्मल डायरेक्शन ऑलवेज एरिया ऑफ कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री, एंड दिस विल बी आवर रिजल्टेंट। तो अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये एंगल कितना होगा, तो इस एंगल के लिए मुझे tan थीटा इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और ये हमारा है एफएस मैक्स अपॉन आर, ये हमारा tan थीटा है, एंड दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज। अगर यहां से आप एफएस मैक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो tan थीटा हमारा हो गया एफएस मैक्स बाई अपॉन आर, और हमने जैसा पढ़ा था म्यू की वैल्यू, म्यू इक्वल टू आया था हमारा एफएस मैक्स अपॉन आर। ये अगर इसको इक्वेशन 2 मान ले, इसको इक्वेशन 1 मान ले, तो हम यहां से कह सकते हैं tan थीटा इक्वल टू म्यू, और थीटा इक्वल टू हम कह सकते हैं tan इनवर्स म्यू। दिस विल बी योर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नाउ अगर हम एंगल ऑफ रिपोज की बात करें, तो एंगल ऑफ रिपोज आपका वो एंगल है जिसके बाद जस्ट वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है इंक्लाइंड प्लेन पे। अगर ये थीटा से इंक्लाइंड है आपका कोई बॉडी ऑफ मास m, देन एंगल ऑफ रिपोज इज डिफाइंड एज दैट मैक्सिमम एंगल जिससे पहले वो स्लाइड करना स्टार्ट कर दे। लाइक अगर मैं इस पेन की बात करें तो ये पेन आपका स्लाइड नहीं कर रहा, लेकिन वो हाईएस्ट एंगल जिसके बाद ये जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, ये इसका एंगल ऑफ रिपोज। अगर मैं एक कॉपी पे बात करूं, लाइक दिस इज योर नोटबुक, तो मैं अगर इसको इंक्लाइन करना स्टार्ट करूं, दिस इज एंगल ऑफ रिपोज। मींस वो मैक्सिमम एंगल जहां तक वो जस्ट स्लाइड स्टार्ट करे, तो जस्ट स्लाइड, अगर मैं ये थीटा है आपका, दिस इज mg, अगर ये थीटा है एंड दिस 90 इज, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका हो गया 90 माइनस थीटा, मींस ये आपका थीटा हो गया, तो पूरा 90 डिग्री है। तो जिससे थीटा बन रहा होता है वो होता है हमारा cos थीटा, सो दिस विल बी mg cos थीटा एंड दिस विल बी mg sin थीटा। क्लियर? अब मैं निकाल रहा हूं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मींस ये जस्ट नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया इसने, तो अगर नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करा इसने, तो ये आपका एफएस मैक्स ऊपर की तरफ होगा। क्लियर है? नॉर्मल रिएक्शन इसका जस्ट नॉर्मल नाम से क्लियर है, परपेंडिकुलर होता है आपका कांटेक्ट सरफेस पे। अगर आप ऐसे, आपका कांटेक्ट सरफेस है, देन दिस विल बी नॉर्मल रिएक्शन। अगर आपका कांटेक्ट सरफेस ऐसे है तो नॉर्मल रिएक्शन दिस। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि लिमिटिंग वैल्यू के लिए एफएस मैक्स इक्वल टू mg sin theta, this is equation 1, and the second one is r equal to mg cos theta, this will be equation 2। अगर मैं equation 1 में 2 से डिवाइड करूं, then we get fx max upon r equal to mg कट जाएगा हमारा tan theta। क्लियर? और इसको आप इक्वेशन 3 मान लें, एंड यू नो दैट म्यू इक्वल टू fx max अपॉन r। सो अगर आप कंपेयर करेंगे यहां से, तो यहां से भी हमारा वही आता है जो पिछले में आया था, tan थीटा इक्वल टू म्यू
and theta equal to tan inverse mu. This is your angle of repose and this is important question according to your 11th class point of view. आपके एंगल ऑफ रिपोज इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप नाउ हियर टू कॉन्सेप्ट, व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि फ्रिक्शन पहले टू टाइप्स के, द फर्स्ट वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, द सेकंड वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। फर्दर काइनेटिक फ्रिक्शन में भी दो टाइप्स के थे आपके, द फर्स्ट वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड द सेकंड वन इज रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो कहो कि व्हेन अ बॉडी स्लाइड ओवर अनदर बॉडी, या एक कॉन्टैक्ट सरफेस पे कोई स्लाइड कर रहा हो उस टाइम जो फोर्स, लाइक आपका ये एक मास m है जो यहाँ कॉन्टैक्ट सरफेस पे स्लाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो फ्रिक्शन आएगा आपका, इसको कहोगे आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ऑन द अदर हैंड आपका कोई एक व्हील है जो ये सर्कुलेट होते हुए रोड पे मूव कर रहा है, इस पे कहोगे आप, जब ये आगे की तरफ वेलोसिटी होगा तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा आपका ये रोलिंग फ्रिक्शन। मींस व्हेन अ बॉडी रोल्स या व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर अ कॉन्टैक्ट सरफेस, then the friction acts is called rolling friction, and when a body slides over another surface, then this is called sliding friction. Always remember, rolling friction is much greater than, for same normal reaction rolling friction is much less than, अगर मैं इसको f rolling कहूँ, इसको अगर f sliding कहूँ, तो f sliding is greater than f rolling for same normal reaction. Clear? This is the concept of sliding friction and rolling friction. Now one more concept, what is the work done due to friction? सपोज करो आपकी यहाँ पे कोई बॉडी है आपका, आप टॉपिक दे लेंगे, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। नाउ कंसीडर करो कि एक बॉडी है m, जिसपे आपने फोर्स लगा के आगे की तरफ इसको एक्सेलरेट कर दिया, तो इसके डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा mg एंड r इक्वल टू mg एंड बैकवर्ड हमारा फ्रिक्शन लग रहा होगा f। तो अगर मैं यहाँ से आपको फ्रिक्शन पूछूं, अगर हमें निकालना वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो यहाँ से फ्रिक्शन होगा कितना हमारा, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स mg, दिस विल बी फ्रिक्शन। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक हमने s से डिस्प्लेस कर दिया, देन वर्क डन विल बी फोर्स, मतलब फ्रिक्शन फोर्स into displacement, and this will be mu mg times yes, this will be the work done due to friction. अगर मैं इंक्लाइंड प्लेन में बात करूं, लाइक दिस, ये कोई आपका इंक्लाइंड प्लेन है जिसपे ये m मास का बॉडी है, आपने फोर्स लगा करके इसको s से डिस्प्लेस कर दिया, आपने इसको यहां ला दिया, तो इस पे हमारा mg डाउनवर्ड लग रहा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि अगर ये थीटा हो तो ये हमारा यहाँ पे 90 हो जाता है, ये 90 माइनस थीटा, और इस कारण से यहाँ पे थीटा बन जाता है, और जिससे थीटा बना रहा हो वो हमारा mg cos थीटा, दिस विल बी mg sin थीटा। क्लियर? नाउ अगर ये इधर की तरफ मूव कर रहा है तो हमारा फ्रिक्शन भी पीछे की तरफ ही होगा, और फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन इज म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू म्यू टाइम्स mg cos थीटा, दिस विल बी योर फ्रिक्शन। नाउ mg sin थीटा हमारा डाउनवर्ड लग रहा है और f नीचे लग रहा है, तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स की अगर बात करें हम, तो हमारा टोटल डाउनवर्ड फोर्स हमारा लग रहा है mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, ये हमारा टोटल डाउनवर्ड फोर्स है। मींस अगर हमें वर्क डन करना पड़ेगा इसको मूव करने के लिए, तो हमें इतना ही फोर्स अपवर्ड लगाना पड़ेगा। तो मैं अगर वर्क डन निकालूं, तो वर्क डन इक्वल टू अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस विल बी अप्लाइड फोर्स है आपका mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट है आपका s, सो दिस विल बी योर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन
टू मूव अ बॉडी इन इंक्लाइंड प्लेन। ये आपका वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है इंक्लाइंड प्लेन पे, ये है आपका वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। दिस वाज द। अब हम यहाँ पे 3 केसेस करने जा रहे हैं, एक्सेलरेशन निकालेंगे इन तीनों डिफरेंट केसेस में और फोर्स निकालेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आपके नंबर के लाते हैं इसके बेस्ट। तो हमारा फर्स्ट केस है कि मूविंग डाउनवर्ड ड्यू टू इट्स ओन वेट। एक इंक्लाइंड प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये अपने ओन वेट के कारण डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो डाउनवर्ड फोर्स होगा आपका mg sin थीटा। अगर ये यहाँ पे थीटा होता है तो ये हमारा होता है mg cos थीटा एंड दिस इज mg। ये आपका नॉर्मल रिएक्शन r। और जैसा कि मैंने कहा कि मूविंग डाउनवर्ड मींस फ्रिक्शन जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा और म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू mg cos थीटा। तो हमें एक्सेलरेशन निकालने हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए आप क्या करोगे, डाउनवर्ड फोर्स देखो हमारे पास mg sin थीटा है, ऊपर की तरफ हमारा फोर्स mg cos थीटा है। तो अगर ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है तो मैं कहूंगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इक्वल टू ma। ऐसे कहोगे आप अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ सम ऑफ ऑल फोर्सेज इक्वल टू ma। तो मैंने इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग लगाया न्यूटन सेकेंड लॉ। तो नेट फोर्स हमारा ले जाने वाला फोर्स mg sin थीटा, ऊपर की तरफ खींचने वाला फोर्स म्यू mg cos थीटा। तो अगर मैंने आपको बताए थे कि अगर मैं 3 न्यूटन से ऐसे फोर्स लगाऊं, कोई उधर से 5 न्यूटन लगाए, इसका मतलब 2 न्यूटन हमारे तरफ फोर्स लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स। तो अगर ये नीचे की तरफ ले स्लाइड कर रहा है मींस ले जाने वाला फोर्स इसको mg sin थीटा, ऊपर की तरफ खींचने वाला फोर्स म्यू mg cos थीटा, नेट फोर्स हमारा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। और जो फॉर्मूला है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ से, नेट फोर्स इक्वल टू ma। तो नेट फोर्स हमारा ये होगा इतना इक्वल टू ma। अगर मैं यहां से एक्सेलरेशन निकालूं तो सारे m को आप कैंसिल काट दो, यहां से हमारा a इक्वल टू हो गया g sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाए इस बॉडी का तो दिस विल बी एक्सेलरेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके वेट को कितना वर्क करना पड़ा होगा, ठीक है, तो अगर आप वर्क डन निकालना चाहते हो तो वर्क डन हमारा होता है अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अप्लाइड फोर्स हमारा कितना है mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, ये हमारा अप्लाइड फोर्स है, इनटू अगर डिस्प्लेसमेंट s से है तो s पुट कर दोगे, ये हमारा है वर्क डन। दिस इज योर s डिस्प्लेसमेंट। क्लियर कांसेप्ट। हमेशा आप नेट फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स ही एक्सेलरेट करता है किसी बॉडी को। अब है मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन a मींस कंसीडर करो कि आप बाय अप्लाइंग फोर्स अपवर्ड में फोर्स लगा रहे हो आप और इस साइड एक्सेलरेट कर रहा है आपका। तो फिर हम ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। दिस विल बी योर mg sin थीटा, दिस विल बी mg एंड दिस विल बी mg cos थीटा। अगर यहाँ थीटा से इंक्लाइंड है तो यहाँ थीटा बनता है इसलिए, और दिस विल बी नॉर्मल रिएक्शन। तो फिर यहाँ पे आप इंक्लाइंड प्लेन के लॉ न्यूटन सेकेंड लॉ लगाओ, अप्लाइंग सेकेंड लॉ अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। अब अपवर्ड की तरफ जा रहा है, ये ले जाने वाला फोर्स कौन है इसका F माइनस पीछे की तरफ, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका फ्रिक्शन भी डाउनवर्ड की डायरेक्शन में ही होगा फ्रिक्शन। तो नीचे की तरफ अगर फ्रिक्शन की बात करूं मैं तो फ्रिक्शन होगा इसका म्यू mg cos थीटा। तो ले जाने वाला फोर्स कौन F, पीछे की तरफ खींचने वाला फोर्स कौन सा, तो mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। ये वो फोर्स है जो ये दोनों मिलकर नीचे की तरफ खींच रहा है इसको। नेट फोर्स इक्वल टू हमारा होता है ma। क्लियर है। अगर यहां से आप एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो तो एक्सेलरेशन विल बी आप F माइनस mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा अपॉन m। दिस विल बी एक्सेलरेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्क डन कितना,
वर्क डन हमारा होता है अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अप्लाइड फोर्स हमारा कितना है, F माइनस mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, ये हमारा अप्लाइड फोर्स है इनटू डिस्प्लेसमेंट। दिस विल बी योर वर्क डन। द थर्ड केस इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन, मींस ये आप फोर्स भी डाउनवर्ड की तरफ लगा रहे हो, एक्सेलरेट भी नीचे की तरफ हो रहा है। तो नीचे की तरफ दो फोर्स होंगे इसके, एक तो इसका अपना मास होगा, वेट होगा mg sin थीटा, दिस विल बी नॉर्मल रिएक्शन। अगर एंड द फ्रिक्शन विल बी लाइक दिस, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अब फिर आप यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे अलोंग द प्लेन, अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ अलोंग द प्लेन। तो ले जाने वाला फोर्स कौन कौन सा है आपके पास, एक तो F है प्लस एक है आपका mg sin थीटा, और आपका बैकवर्ड फोर्स कौन है, म्यू mg cos थीटा, इतना इक्वल टू ma। दिस विल बी इक्वेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। नेट फोर्स इक्वल टू ma, नीचे की तरफ ले जाने वाला फोर्स F प्लस mg sin थीटा, ऊपर की तरफ इसको अपोज करने वाला फोर्स कौन, स्मॉल f mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा। तो दिस विल बी, अगर यहां से आप एक्सेलरेशन निकालना चाहो तो आपका हो जाएगा F प्लस mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा अपॉन m। अगर आपसे यहाँ पे वर्क डन पूछा जाए तो वर्क डन होगा आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो नेट फोर्स अगर आपसे पूछा जाए तो दिस विल बी योर नेट फोर्स F प्लस mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होगा आपका वर्क डन। दिस वाज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एंड वर्क डन इन डिफरेंट सिचुएशंस। नाउ वी विल डिस्कस, बहुत बार आपके एग्जाम में आ जाते हैं कि व्हाई फ्रिक्शन इज नेसेसरी एबल, मतलब फ्रिक्शन जरूरी भी है बट एबल भी। एबल मींस दुश्मन, शत्रु कैसे है आपका। तो आप उसमें लिखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन लिखेंगे। एडवांटेज कैसे है, अगर फ्रिक्शन ना होता तो आप अपने कॉपी पे अपने पेन से लिख नहीं पाते, आप रोड पे चल नहीं पाते, अपनी बाइसिकल या कार नहीं चला पाते। दिस ऑल आर एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। ऑन द अदर हैंड डिसएडवांटेज क्या है, तो आपके अपने गाड़ी के इंजन में इंजन ऑयल डालने पड़ते हैं, दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण आपका गाड़ी हीट होता है, आपके वियर एंड टियर होते हैं, मतलब आपके गाड़ी के टायर कुछ दिनों में खराब हो जाते हैं घिस के, तो ये डिसएडवांटेज है आपके। आपके शूज वगैरह घिस जाते हैं, ये भी डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं जो हमें ओवरकम करना होता है। फ्रिक्शन के कारण एनर्जी का लॉस होता है, आपका वियर एंड टियर होता है। तो ये आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज उसमें लिख देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मेथड टू डिक्रीज द फ्रिक्शन, देन आप कहोगे पॉलिशिंग करके, ग्रीसिंग करके, कॉन्टेक्ट सरफेस को स्लिपरी बना करके, ये सब मेथड है। आप ऑयली करके, ये सब करके आप फ्रिक्शन को डिक्रीज कर सकते हो। दिस वाज ऑल अबाउट फ्रिक्शन।